उनको सहारे से वो मंच पे ला रहे थे और उसी सहारे से वो उतरे भी। कमजोर थे, बहुत धीरे चल रहे थे, धीरे बोल रहे थे, मगर एक चीज उन्होंने अपनी जेब में रखी हुई थी। और जब बोलने के लिए वो खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि स्मृति मेरा साथ नहीं देती है, इसलिए बोलने में गड़बड़ी होती है, तो कुछ लिख के लाया हूं, मैं वही पढ़ूंगा। और पढ़ने के क्रम में उसमें उन्होंने कहा कि मैं बनारस से आया हूं और कबीर की परंपरा का व्यक्ति हूँ, लोलाट कुंड में रहा हूँ। और एक बात उसके पहले गृह मंत्री ने कही थी कि हम चाहते हैं कि आप कलयुगी आयु जिए, लगभग 125 वर्ष हम चाहते हैं आप जिए। तो नामवर जी ने कहा कि मैं 125 वर्ष तो नहीं जीना चाहता, 100 वर्ष जरूर जीना चाहता हूँ, और 100 वर्ष जी करके आप लोगों की छाती पे मूंग डालना चाहता हूँ। कुछ और भी बातें वहां हुई और संस्कृत मंत्री ने जिस तरह की बातें की वो बहुत अच्छी तो नहीं कही जाएंगी और बहुत अच्छी नहीं भी लगी लोगों को। मगर दूसरा जो सत्र था वो उसमें मैनेजर पांडे जी, विश्वनाथ त्रिपाठी जी, निर्मला जैन और उनके संग साथ काम करने वाले साथी लोग थे जो अपने अनुभव साझा कर रहे थे। एक अनुभव विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने साझा किया और उन्होंने कहा कि नामवर जी, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुई दोबारा और ज्ञानपीठ पुरस्कार देने के लिए, ये शायद कहीं लिखित में भी बात आ चुकी है या संस्मरण में विश्वनाथ त्रिपाठी लिख चुके हैं। तो मंच पर इंदिरा गांधी थी और ज्ञानपीठ पुरस्कार उनके हाथों दिया जाना था। नामवर जी आमंत्रित थे वक्ता के रूप में और मंच पर जो लोग बैठे हुए थे उसमें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी थे। नामवर जी ने सभी का संबोधन किया मगर इंदिरा गांधी का संबोधन नहीं किया और अपना पूरा भाषण पूरा किया। ये आया कि प्रभाष जोशी जी ने दूसरे दिन नामवर जी को फोन किया कि इंदिरा गांधी आपसे मिलना चाहती है, और इन्होंने मना किया कि नहीं, मैं नहीं मिलना चाहता। जब दोबारा बातचीत हुई तो बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि वो कार भेजेंगी, आप 2 मिनट मिल लेंगे उनसे, वो कुछ आपसे बात करना चाहती है। बहरहाल वो तैयार हो गए और मिलने गए तो इंदिरा गांधी ने कहा कि आपका भाषण मुझे बहुत अच्छा लगा, और फिर उन्होंने स्वीकार किया कि मैं मनुष्य हूं और मुझसे भूलें हुई हैं और उन भूलों को मैं महसूस करती हूं, और आप लोग जो काम कर रहे हैं वो करते रहना चाहिए। इस तरह की बातचीत विश्वनाथ जी ने वहां रखी। नामवर जी को जाना इसलिए था कि उनकी उम्र हो गई थी और इस उम्र में बहुत तकलीफ से नहीं वो गए, ये भी अच्छी बात है। जो भी तकलीफ उनको हुई कुछ दिनों की वो रही, और इस तकलीफ में अभी 16 तारीख को, इसी महीने की 16 तारीख को मैं ट्रामा सेंटर गया था। उनके बेटे और बहू विजय प्रताप जी और उनकी पत्नी मिले, और जब मैंने अनुरोध किया कि मैं देखना चाहता हूं तो उन्होंने मुझे सायास मना किया कि बहुत तकलीफ होती है, आपको मत देखो। वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम में थे और मुंह में जो ऑक्सीजन लगी थी वो ठीक से नहीं जा पा रही थी, तो गर्दन में एक छेद करके पाइप डाला हुआ था जिससे फेफड़ों को ऑक्सीजन मिलती रहे। बहरहाल मैं उन्हें नहीं देख पाया, और वो जिस तरह से विजय प्रताप जी और उनकी बहू सेवा में लगी हुई थी, कुछ बातें की गई हैं और शायद काशीनाथ जी ने घर का जोड़ी जोगड़ा में लिखा भी है कि उनके बेटे से मतभेद थे, ये थे वो थे, और बहुत सारी बातें, मगर उसमें बहुत कुछ सच्चाई भी नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं जिस तरह से उन्होंने लगातार उनकी सेवा की। नामवर जी का विद्यार्थी रहा, इसलिए प्रणय जी ने जो बात कही, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि क्लासरूम में जनरली हम लोगों के यहाँ उस समय 18 से 20 MA के विद्यार्थी हुआ करते थे, 10 से 12 विद्यार्थी एंट्री में हुआ करते थे और उनके कमरे में ही क्लास होती थी।
और एक सीनियर व्यक्ति हमारे थे ब्रिजमोहन सिंह, जो अब रिटायर हो गए कलकत्ता से, उनकी पत्नी अनीता हमारी क्लासमेट थी। और नामवर जी ने एक सेमिनार पेपर दिया था कबीर की सामाजिक दृष्टि, और दुर्ग उतई में एक हमारे सीनियर शर्मा जी हैं, जिनसे अनीता जी ने अपना सेमिनार पेपर लिखवा लिया और कहा था कि शर्मा जी आपको मैं चाय पकौड़ी करवाऊंगी और खिलाऊंगी, खाना खिलाऊंगी, और बच्ची मेरी छोटी है, आप मेरा सेमिनार पेपर लिख दीजिए। सियाराम शर्मा वो सेमिनार पेपर जमा हो गया, नामवर जी देखते थे और तारीख बता देते थे कि फला तारीख को सेमिनार होगा। हम लोग तैयार होकर पहुंचे तो पहले क्लासरूम में उन्होंने देखा तो उनको अनीता सिंह नहीं दिखी, तो उन्होंने कहा कि अनीता नहीं आई है। तब तक दूसरा पर्चा पढ़ा गया, बातचीत शुरू हुई, अनीता जी आ गई। तो अनीता जी से उन्होंने वो पर्चा कहा कि आप पढ़िए, और पर्चा चूंकि दूसरे का लिखा हुआ था इसलिए वो अटक अटक के पढ़ रहे। पर्चा पूरा हुआ तो कहा कि भाई आप लोग सवाल पूछिए। अनीता जी ने ये धमकी दी थी कि जो सवाल पूछेगा उसको चाय पकौड़ी तो नहीं, क्योंकि मैरिज हॉस्टल में पीछे रहती थी और हम लोग डाउन कैंपस की क्लासेज होती थी, चाय पकौड़ी बंद उसकी अगर प्रश्न पूछा जाएगा। तो नामवर जी ने थोड़ा सा शांत हुए और फिर एक किस्सा सुनाया। किस्सा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का था। धीरेन्द्र वर्मा जी यहाँ अध्यक्ष हुआ करते थे और लखनऊ से कोई मिश्रा जी थे जो 100 नंबर का वाइवा होता है वो लेने आए थे। तो नामवर जी ने फिर वो किस्सा यूँ सुनाया कि वाइवा में एक लड़की आई जो नई नई शादी हुई थी और उसका वाइवा होना था। तो मिश्रा जी सवाल पूछ रहे थे और धीरेन्द्र वर्मा जी नंबर दे रहे थे मिश्रा जी के कहने पर कि किसको कितने नंबर देने। तो मिश्रा जी ने पूछा कि बिटिवा तोहार नाम का बा, तो बिटिवा चुप। दूसरा सवाल किया कि बिटिवा तोहार स्पेशल पेपर का रहा, तो बिटिवा चुप। तो मिश्रा जी ने कहा कि बिटिवा जा जा। धीरेन्द्र वर्मा जी ने पूछा कि मिश्रा जी इसको कितने नंबर दिए जाए, तो मिश्रा जी ने कहा 100 में 100। धीरेन्द्र वर्मा जी को लगा कि गुस्से में है लगता है, तो लड़की ने कुछ बोला नहीं। तो फिर उन्होंने पूछा कि कितने नंबर दिए जाएं, तो फिर उन्होंने कहा कि लंच का समय हो रहा है, हम लोग खाना खाएंगे, फिर बाकी बच्चों का वाइवा लेना है। तो मिश्रा जी ने कहा कि ऐसी शीलवती, गुणवती, लज्जावती स्त्री कहाँ मिलेगी, तो 100 में 100 मिलने चाहिए। फिर नामवर जी ने कहा कि देखिए अनीता जी, यहाँ दूसरे के पेपर लिखने से नंबर नहीं मिलते जेएनयू में, यहाँ खुद सेमिनार पेपर लिखना पड़ता है, बोलना पड़ता है, और जो जब सवाल किए जाते हैं उनके जवाब देने होते हैं। तो ये जो उनकी ट्रेनिंग थी कि आपका लिखा हुआ, आपका सेमिनार कम पेपर, आपका बोला हुआ, एक एक विद्यार्थी पर उनकी जो नजर रहती थी, इसलिए हम कहते हैं कि जो कुछ भी थोड़ी बहुत भी तमीज हम लोगों में आई है, और मैं ये नहीं कहता हूं कि जो क्लासरूम में पढ़े हैं नामवर जी के वही लोग सच्चे शिष्य हैं उनके, उसका दायरा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। और यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं जो अधिकांश लोग, हम 2-4 लोग होंगे उनके विद्यार्थी, अधिकांश लोग हैं जो नामवर जी को उनके भाषणों से, उनकी किताबों से, उनके कहने से, उनके विवादों से, सुमित्रा महाजन के मंच पर चले गए, वो गए तो पप्पू यादव की किताब का विमोचन कराए। कोई ऐसा अवसर नहीं छोड़ते थे जो विवाद का हो, और वो जानते थे कि इससे विवाद पैदा हुआ, और वो जाते थे, और कोई नहीं था जो मना कर ले उनको। कि अंतिम बार जब वो 14 में इलाहाबाद आए मेरे बुलाने पर वर्धा सेंटर में, तो उनका टिकट मैंने जब भेज दिया तो काशीनाथ जी को पता चला कि, क्योंकि डॉक्टर ने मना कर दिया था कि यात्राएं नहीं करिए, सिर्फ दिल्ली के जो मंच हैं उनमें आप बोलिए और उनमें आप। मगर जब मैंने कहा कि ऐसा ऐसा वो कह रहे हैं बताइए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, जब तुमने टिकट करा दिया है तो मैं आऊँगा। और इलाहाबाद में ही उन्होंने अपनी बातचीत में ये कहा था कि इलाहाबाद जब मैं आता हूँ तो मेरी उम्र जो है
मुझे 1 वर्ष और मिल जाती इलाहाबाद में से। और इस इलाहाबाद का बहुत बड़ा रोल है, उनके आलोचक, व्यक्तित्व आलोचक बनने में बड़ी भूमिका है इलाहाबाद में। मैं हिंदी विभाग में ये चर्चा कर चुका हूँ। एक बात ये और मुझे और अंतिम बात ये कहनी है कि देखिए, नामवर जी के साथ सच्ची श्रद्धांजलि तभी हम अर्पित कर सकते हैं जब हम उनके लेखन को ठीक से देखें और आत्मालोचन के भाव से देखें। अगर हम उससे मुठभेड़ नहीं करेंगे और सब कुछ सिरोधार कर लेंगे तो ये बहुत अच्छी बात हम लोगों के लिए नहीं है। मैं कहना ये चाहता हूं कि नामवर जी की जो पुस्तकें खुद उनकी लिखी हुई आई गई, 2 तरह का साहित्य, एक लिखा हुआ और एक बोला हुआ। जो बोला हुआ इधर 15-20 किताबें आई हैं जो बहुत कुछ अभी नहीं पढ़ी गई हैं, उसमें ऐसा बहुत कुछ है जो नामवर जी का खारिज करने योग्य है। और वो जो पिछली किताबें हैं उनसे कहीं ना कहीं वो मेल नहीं खाता। इसलिए ये खतरे होते हैं कि जब बड़े लेखक और आलोचक को संपादक तो मिल जाता है, मगर संपादक में ये विवेक होना चाहिए कि रचनाकार आलोचक का क्या पब्लिक स्फीयर में जाना है और क्या नहीं जाना है। ये कई रचनाकारों के साथ हुआ है कि जो कुछ है जहां है सबको लेकर के छाप दो। इसमें प्रकाशक की रुचि हो सकती है, रॉयल्टी की बात हो सकती है, मगर लेखक का, आलोचक का बहुत कुछ ऐसा भी होता है कि ना भी छपे तो बहुत कुछ नुकसान हिंदी समाज का नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि नामवर जी को इसी दृष्टि से हमें देखना समझना चाहिए, और जो यहाँ नए युवा साथी बैठे हैं वो इनको एक आलोचनात्मक दृष्टि से देखेंगे, परखेंगे, तभी मैं समझता हूँ कि नामवर जी की हमें हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी।